दोस्तों सरफेस केमिस्ट्री का ये नया दौर है। जहां पहले एडजॉर्प्शन था, कैटलिस्ट थे, वहां कोई और है। आज हम बात कर रहे होंगे यार कोलोइड्स की। ये सरफेस केमिस्ट्री का लास्ट पार्ट है जहां पर कोलोइडियल सोल की हम डिटेल में बात कर रहे होंगे। आज के सेशन में मेनली हमें यार क्लासिफिकेशन के पार्ट को फिनिश करना होगा। उम्मीद है एडजॉर्प्शन और कैटलिस्ट के पार्ट को आपने यार शानदार अंदाज में अंडरस्टैंड किया होगा। तो चलिए फिर आज के कार्यक्रम को स्टार्ट किया जाए और बात की जाए यार कोलोइड्स की। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात कर रहे होंगे, उसके बाद क्लासिफिकेशन की बात कर रहे होंगे। कोलोइडियल सोल को यार कैसे डिफाइन किया जा सकता है, देखिए ए कोलोइड इज हेट्रोजीनियस सिस्टम जिसकी नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी। ये क्या है? हेट्रोजीनियस सिस्टम है इन विच वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड। एक सब्सटेंस डिस्पर्स्ड होगा। किसमें डिस्पर्स्ड होगा? वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड एज वेरी फाइन पार्टिकल्स इन अनदर सब्सटेंस कॉल्ड डिस्पर्जन मीडियम। और जो सब्सटेंस या डिस्पर्ज होगा दैट इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज, यानी डिस्पर्जन मीडियम प्लस डिस्पर्स्ड फेज, इससे मिलता है कोलोइडियल सोल। कोलोइड क्या है? कोलोइड यार डिस्पर्स्ड फेज प्लस डिस्पर्जन मीडियम है। डिस्पर्जन मीडियम है। आप ऐसे समझ सकते हो जो डिस्पर्स्ड फेज है ये सोल्यूट जैसा है। जैसे लिक्विड सॉल्यूशन में आपने अंडरस्टैंड किया, सॉल्वेंट में सोल्यूट को मिक्स किया जाता है तभी जाकर सॉल्यूशन बनता है। ठीक उसी प्रकार से डिस्पर्स्ड फेज में डिस्पर्जन मीडियम को मिक्स करने पर, मतलब डिस्पर्स्ड फेज को डिस्पर्जन मीडियम में डिसोल्व करने पर क्या मिलता है? हमें कोलोइडियल सोल मिलता है। जो डिस्पर्स्ड फेज है ये किस जैसा है? ये यार सोल्यूट जैसा। ये सोल्यूट नहीं है। यहां कोलोइडियल स्टेट में यार हमें सोल्यूट नहीं बोलना इसे, ये सोल्यूट जैसा है। सोल्यूट जैसा है ये। और ये सोलवेंट जैसा है जो ज्यादा अमाउंट में मिलता था लिक्विड सॉल्यूशन के केस में, जो लार्ज क्वांटिटी में होता है सोलवेंट, वैसा ही यार यहां पर कोलोइडियल स्टेट में देखिए ये सोलवेंट जैसा है। डिस्पर्जन मीडियम सोलवेंट जैसा है। ये सोलवेंट जैसा है। कहानी क्लियर है? क्या यहां पर जो पार्टिकल का डायमीटर है ये काफी कम है? ना ही काफी कम है और ना ही काफी ज्यादा है। मतलब इसकी जो रेंज है वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड यार नीट में क्वेश्चन आ चुका है और आगे एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। नीट और जेईई मेंस जैसे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। जो डायमीटर की रेंज है, द रेंज ऑफ डायमीटर इज बिटवीन 1 and 10⁻³ नैनोमीटर, मतलब 1000 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर इनके डायमीटर की रेंज मिलती है। आप बोल सकते हो मीटर में भी इस रेंज को डिफाइन कर सकते हो। क्या बोल सकते हो? 1 नैनोमीटर 10⁻⁻⁹ मीटर के इक्वल है। तो यहां पर 10⁻⁻⁹ मीटर आप लिख सकते हो। और 1000 नैनोमीटर, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद 10⁻⁻⁶ मीटर, मतलब 10⁻⁻⁹ मीटर से 10⁻⁻�6 मीटर इनके पार्टिकल्स के डायमीटर की रेंज मिलती है। इस रेंज में इनके पार्टिकल्स के यार डायमीटर मिल रहे होंगे। 1 नैनोमीटर से कम अगर डायमीटर हुआ तो ट्रू सॉल्यूशन का केस होगा, और 1000 नैनोमीटर से ज्यादा अगर डायमीटर हुआ तो ऐसे केस में सस्पेंशन का केस होगा। कहानी क्लियर है कि नहीं है? तो कोलोइडियल सोल क्या है? कोलोइडियल सोल एक हेट्रोजीनियस सिस्टम है जिसमें यार एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में डिस्पर्स किया होगा। वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड एज वेरी फाइन पार्टिकल। वेरी फाइन पार्टिकल्स की फॉर्म एक सब्सटेंस को किसी मीडियम में डिस्पर्स किया होगा। जिस सब्सटेंस को डिस्पर्स किया गया होगा दैट सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड फेज, और जिस मीडियम में यार इसे डिस्पर्स किया गया होगा दैट मीडियम इज डिस्पर्जन मीडियम। क्या डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्जन मीडियम की कहानी आपको क्लियर है? तो आगे चलें। फिर आगे चलने से पहले, क्लासिफिकेशन की तरफ चलने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा हम यहां पर ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडियल और यार सस्पेंशन के बीच डिफरेंस की बात कर रहे होंगे, ताकि आपको ये क्लियर कट आइडिया हो जाए यार ये सॉल्यूशन क्या है, कोलोइड क्या है, सस्पेंशन क्या है, ताकि किसी प्रकार की आपको सॉल्यूशन और कोलोइड में कंफ्यूजन ना हो। इन दोनों की कंफ्यूजन को तो दूर करना है ही।
सस्पेंशन में भी आपको कंफ्यूजन ना हो तो यार एक शानदार टेबल हम ड्रॉ कर रहे होंगे ताकि इन तीनों की कंफ्यूजन हमारी दूर हो पाए। पार्टिकल का टाइप क्या होगा? सॉल्यूशन के केस में यार पार्टिकल्स मिल रहे होंगे, आयंस, एटम्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कोलोइडल सोल में यार पार्टिकल्स मिल रहे होंगे लार्ज मॉलिक्यूल्स और लार्ज पार्टिकल्स मिल रहे होंगे। सस्पेंशन के केस में लार्ज पार्टिकल्स होंगे, एग्रीगेट होंगे, पार्टिकल का गुच्छा होगा। अरे सस्पेंशन तो यार ऐसी स्टेट को बोलते हैं जहां पार्टिकल्स और बड़े मिल रहे होंगे, मतलब पार्टिकल्स का गुच्छा होगा, लार्ज पार्टिकल्स होंगे। कहानी क्लियर है? साइज की बात करें तो साइज यार 0.1 से लेकर 1 नैनोमीटर के बीच लाई कर रहा होगा सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का। वही कोलोइडल सोल के पार्टिकल्स के साइज की बात की जाए, ये साइज डायमीटर के फॉर्म में यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर यार इन पार्टिकल्स का डायमीटर मिल रहा होगा। सस्पेंशन के केस में पार्टिकल्स का गुच्छा होगा, बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स का गुच्छा होगा, मतलब 1000 नैनोमीटर से ज्यादा इनके डायमीटर मिल रहे होंगे। कहानी क्लियर है? तो पार्टिकल्स का टाइप, पार्टिकल्स का साइज, अगर ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हैं, अब बात कर रहे होंगे इफेक्ट ऑफ लाइट, टिंडल इफेक्ट की बात कर रहे होंगे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। कभी आपने टिंडल इफेक्ट को अंधेरे कमरे में भी जरूर नोटिस किया होगा। बीम ऑफ लाइट जो कि यार एक छोटे से होल से गुजरती है, पास होती है, अंधेरे कमरे में जाती है, तो वहां जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनके साथ टकराती है, तो वहां यार आपने जरूर स्कैटरिंग को ऑब्जर्व किया होगा। सिमिलर स्कैटरिंग यार कोलोइडल सोल से जब लाइट को पास करते हैं तब होती है, इसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। आगे चलकर टिंडल इफेक्ट के बारे में हम डिटेल में बात कर रहे होंगे। टिंडल इफेक्ट की क्या कंडीशन है इसको हम जान रहे होंगे। तो टिंडल इफेक्ट यार कोलोइडल सोल के पार्टिकल्स में देखने को मिलता है जब लाइट को पास करते हैं, ठीक है। सस्पेंशन के केस में भी टिंडल इफेक्ट देखने को मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि पार्टिकल्स बहुत बड़े हैं, लाइट को पास होने ही ना दे, ऐसा भी हो सकता है, तो उस केस में टिंडल इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन यार जनरली हम बात कर लेंगे कि हाँ टिंडल इफेक्ट पॉसिबल होगा। पार्टिकल का साइज इतना बड़ा नहीं है कि लाइट को पास ना होने दे, तो हम बोल लेंगे कि जनरली सस्पेंशन के केस में टिंडल इफेक्ट होता है, लेकिन ऐसे केसेस भी हैं जहां पर टिंडल इफेक्ट सस्पेंशन के केस में नहीं हो पाएगा, जहां लाइट अच्छे से पास नहीं हो पाएगी। टिंडल इफेक्ट की क्या कंडीशन है ये हम आगे चलकर यार डिटेल में कर रहे होंगे डिस्कस। फिलहाल हम आगे चलते हैं, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं। ये तो आपने देख लिया होगा, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल से जब लाइट को पास करते हैं, पार्टिकल इतने छोटे हैं स्कैटरिंग नहीं हो पाएगी। यहां हो पाएगी, यहां स्कैटरिंग हो सकती है, डिपेंड करता है पार्टिकल का साइज कितना बड़ा है। इतना बड़ा ना हो जाए कि यार लाइट को रोक ही दें, तो ऐसा केस हमने कंसिडर नहीं किया है, तो ऐसे केस में यार स्कैटरिंग हम बोल देंगे कि हो जाएगी। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ये पार्टिकल देखिए स्टेबल होते हैं, डज नॉट सेपरेट नहीं होंगे, सेटल डाउन नहीं कर रहे होंगे अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ये भी स्टेबल होते हैं, डज नॉट सेपरेट और सेटल डाउन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ये भी यार नीचे नहीं बैठ पाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया इनका डायमीटर यार बड़ा होता है, ये एग्रीगेट्स होते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, तो ऐसे केस में मास अगर ज्यादा होगा तो यार ग्रेविटी का जो इफेक्ट है, mg फोर्स जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा लग रही होगी और ये पार्टिकल्स अनस्टेबल हो जाएंगे अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। दे फॉर्म सेडिमेंट्स, ठीक है ना। क्या कर देंगे, ये सेडिमेंट बना देंगे, मतलब और बड़े गुच्छे बना देंगे और नीचे जाकर बैठ जाएंगे। कहानी क्लियर है? आगे देखिए, फिल्ट्रेशन की बात कर रहे होंगे। पार्टिकल्स नॉट रिटेन्ड ऑन फिल्टर पेपर, पार्टिकल छोटे हैं पास हो जाएंगे, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से यार पास हो जाएंगे। ये भी ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगे। पार्टिकल्स नॉट रिटेन्ड ऑन फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर के ऊपर नहीं मिलेंगे, मतलब इनको सेपरेट नहीं कर सकते हो, डायमीटर जो है इनका ये कम है। फिल्टर पेपर का जो पोर साइज है उससे पार्टिकल छोटे हैं, आराम से पास हो जाएंगे, मतलब फिल्टर पेपर पर इकट्ठा नहीं होंगे। यहां देखना, पार्टिकल्स रिटेन्ड ऑन फिल्टर पेपर, ये बड़े हैं, ये उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे। जो पोर साइज है फिल्टर पेपर का, ठीक है ना, इससे बड़े पार्टिकल्स हैं, ये पास नहीं हो पाएंगे, सस्पेंशन पास नहीं हो पाएंगे।
अगर सस्पेंशन के पार्टिकल्स पास नहीं हो पाएंगे तो हम क्या बोल देंगे, पार्टिकल्स रिटेन्ड ऑन फिल्टर पेपर। ये पार्टिकल्स यार फिल्टर पेपर के ऊपर इकट्ठा हो जाएंगे। कहानी क्लियर है कि नहीं है? तो आगे देखिए, फिर ऐसे केस में आप फिल्ट्रेशन टेक्निक अप्लाई कर सकते हो। यहां पर फिल्ट्रेशन अप्लाई नहीं की जा सकती, यहां भी फिल्ट्रेशन अप्लाई नहीं की जा सकती अगर पार्टिकल छोटे हैं, फिल्टर पेपर से पास हो रहे हैं। तो ऐसे केस में फिल्ट्रेशन टेक्निक हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इनको फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर पाएंगे। आगे देखिए, आगे बात करेंगे यूनिफॉर्मिटी की। ये होमोजीनियस है, हाँ होमोजीनियस है, लेकिन इसके डेफिनेशन में देखा हमने ये हेट्रोजीनियस है। ये क्या होगा? अरे ये भी हेट्रोजीनियस होगा। कोलोइड क्या है? हेट्रोजीनियस सिस्टम है। लेकिन ट्रू सॉल्यूशन के केस में, लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर में हमने अंडरस्टैंड किया था लिक्विड सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस है। चले आगे, फिर आगे हम यार क्लासिफिकेशन की बात कर रहे होंगे। कोलोइड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग क्राइटेरिया। कोलोइड्स की काफी सारी क्लासिफिकेशन है, बस आपको यह देखना है इस क्लासिफिकेशन का थीम क्या है। आपको क्या जानना है? क्लासिफिकेशन का थीम क्या है। जैसे पहली क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के बेसिस पर कोलोइड्स को हम क्लासिफाई कर रहे होंगे। एक तरफ हम पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल्स की बात कर रहे होंगे, मतलब जिन पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज होगा ऐसे सोल की बात कर रहे होंगे। एक तरफ हम यार नेगेटिवली चार्ज्ड सोल की बात कर रहे होंगे, जिसके पार्टिकल पर, जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर कैसा चार्ज मिल रहा होगा, नेगेटिव चार्ज मिल रहा होगा। तो ये मेंशन करने की जरूरत तो है नहीं इनको पॉजिटिवली चार्ज क्यों बोला जाता है, क्योंकि यार ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। अरे देख लो, दे कैरी, कैसा टाइम आ गया है, ऐसी बातें भी मेंशन करनी पड़ती हैं। दे कैरी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इनको नेगेटिवली चार्ज्ड क्यों बोलते हैं? बोलिए क्यों बोलते हैं इनको नेगेटिवली चार्ज्ड? दे कैरी नेगेटिव चार्ज, दे कैरी नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब अगर बात की जाए पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलोइडल सोल की, तो यहां देखिए हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड जैसे कि Al2O3.XH2O, CrO3.XH2O, Fe2O3.XH2O, इन पर होगा पॉजिटिव चार्ज। और चार्ज किस वजह से आएगा ये हम आगे चल के बात कर रहे होंगे, प्रॉपर्टीज में बात कर रहे होंगे। जब हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे होंगे तब हम चार्ज आने के पीछे क्या रीजन है ये तमाम बातें डिस्कस कर रहे होंगे। फिलहाल आप ये देख लो कि चार्ज कौन सा आएगा। हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड के केस में चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड होंगे, जो कि कोलोइड्स होंगे, ये आपके सामने Al2O3.XH2O, Fe2O3.XH2O, Fe2O3.XH2O के अलावा यार CrO3.XH2O भी इस कैटेगरी में हमने इंक्लूड कर लिया है। आगे देखिए, मेटल सोल नेगेटिवली चार्ज्ड होंगे। मेटल सोल किस प्रकार से बनाए जाएंगे, क्यों नेगेटिव चार्ज आएगा, ये तमाम बातें इनसे रिलेटेड भी हम आगे ही करेंगे। मेटल सोल जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड सोल यार एक स्पेशल टेक्निक से बनाए जाएंगे, आगे चलकर बताऊंगा आपको। ब्रीडिंग आर्क मेथड से बनाए जाएंगे और जहां इलेक्ट्रॉन कैप्चर की वजह से चार्ज आता है और यहां चार्ज एडजॉर्प्शन की वजह से देखने को मिलता है। कुछ पार्टिकल्स यार प्रेफरेंशियली एडजॉर्ब हो जाएंगे सरफेस पर, जिस वजह से चार्ज देखने को मिलता है, और यहां इलेक्ट्रॉन कैप्चर की वजह से चार्ज देखने को मिलता है, इनके ऊपर चार्ज मिलता है। कहानी क्लियर है? आगे देखिए, बेसिक डाइज मिथाइलिन ब्लू जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। नेगेटिवली चार्ज्ड में मेटालिक सल्फाइड जैसे कि As2S3, Sb2S3, CdS ये नेगेटिवली चार्ज्ड होंगे। सल्फाइड आयन जो इनके सरफेस पर मिल रहे होंगे, ठीक है ना। यहां भी प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन की वजह से, सल्फाइड आयंस के एडजॉर्प्शन की वजह से यार नेगेटिवली चार्ज्ड मिल रहे होंगे। यहां देखिए, हीमोग्लोबिन पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा। हीमोग्लोबिन पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा। एसिडिक डाई जैसे कि इयोसिन, कोंगो रेड सोल, ठीक है, ये आपने देखा। डाई में बेसिक डाई मिथाइलिन ब्लू ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। और यहां देखना नेगेटिवली चार्ज्ड में इयोसिन, कोंगो रेड सोल,
याद रखेंगे आप इनको, याद कर लिया है। आगे देखिए, पॉजिटिवली चार्ज्ड में इस प्रकार के ऑक्साइड जैसे कि TiO2 ये भी पॉजिटिवली चार्ज्ड होंगे। नोट कर लिया आपने, इस प्रकार के ऑक्साइड जो कि हाइड्रेटेड नहीं है। हाइड्रेटेड वाले तो यार हम देख ही चुके हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, ऐसे जैसे TiO2, यहां भी देखिए पॉजिटिव चार्ज इनके ऊपर देखने को मिलता है। नेगेटिवली चार्ज्ड में स्टार्च, गम, जिलेटिन, क्ले, चारकोल ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। याद रखना है, टिपिकली इनको याद रखना है, जल्दी से याद कर लो। याद हो गया, चले आगे। फोटो ले लिया आपने, स्नैपशॉट आपने ले लिया, या फिर साथ साथ नोट कर रहे हो तो नोटबुक में नोट कर लिया, तो चलते हैं फिर आगे। इंतजार किस बात का है, फिर आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन 2 की बारी है। पहले हमने चार्ज के बेसिस पर कोलॉइड्स को क्लासिफाई किया, अब हम यार कोलॉइड्स को क्लासिफाई कर रहे होंगे किसके बेसिस पर? फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के बेसिस पर हम कोलॉइड्स को क्लासिफाई कर रहे होंगे। जैसे कि सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड सॉलिड, गैस लिक्विड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस गैस सॉलिड, गैस लिक्विड। मैं बात कर रहा हूं यार, देखना इस प्रकार से। डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड हो, डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड हो, ये पॉसिबिलिटी होंगी। क्यों? क्योंकि डिस्पर्स्ड फेज क्या हो सकता है? डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड हो सकता है, डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड हो सकता है, डिस्पर्स्ड फेज गैस हो सकता है। ये हमारे पास पॉसिबिलिटी होंगी। अगर डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है तो इसमें सॉलिड को भी डिस्पर्स किया जा सकता है, इसमें लिक्विड को भी डिस्पर्स किया जा सकता है, इसमें गैस को भी डिस्पर्स किया जा सकता है। 3 पॉसिबिलिटी हमने देख ली। इसके बाद डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड हो, लिक्विड हो, लिक्विड हो, लिक्विड हो, ये भी 3 कैटेगरी बनेंगी। कैसे? अगर डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है तो इसमें यार सॉलिड को डिस्पर्स किया जा सकता है, जी हां, इसमें लिक्विड में लिक्विड को डिस्पर्स किया जा सकता है, जी हां, लिक्विड में गैस को भी डिस्पर्स किया जा सकता है। ये 3 कैटेगरी होंगी जब डिस्पर्जन मीडियम क्या हो? लिक्विड हो। और ये 3 कैटेगरी होंगी जब डिस्पर्जन मीडियम क्या हो? सॉलिड हो। सॉलिड लिक्विड के अलावा डिस्पर्जन मीडियम और क्या हो सकता है? गैस हो सकता है। डिस्पर्जन मीडियम गैस हो, इसकी 3 कैटेगरी ना होकर 2 ही कैटेगरी होंगी। क्यों? क्योंकि गैस तो होमोजेनियस मिक्सचर होता है। गैस में सॉलिड को डिस्पर्स किया हो, गैस में लिक्विड को डिस्पर्स किया हो, ये तो 2 पॉसिबिलिटी होंगी। जहां डिस्पर्जन मीडियम हुआ यार गैस, और इसमें सॉलिड और लिक्विड को डिस्पर्स किया। अब भी काफी सारे बच्चे सोच रहे होंगे गैस में गैस को क्यों नहीं डिस्पर्स? गैस में गैस को डिस्पर्स करोगे तो क्या होगा ऐसे केस में? ऐसे केस में यार होमोजेनियस मिक्सचर मिलेगा, होमोजेनियस मिक्सचर मिलेगा। लेकिन कोलॉइड तो हेट्रोजीनियस, इसका मतलब ये कोलॉइड नहीं है, इसका मतलब ये सिस्टम कोलॉइड नहीं है। अगर ये सिस्टम कोलॉइड नहीं है तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पर देखिए कोलॉइड कितने टाइप के हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने टाइप के कोलॉइड हो जाएंगे? देखिए 8 टाइप के कोलॉइड हो जाएंगे फिजिकल स्टेट के बेसिस पर। अगर 8 टाइप के कोलॉइड हो जाएंगे तो ध्यान से देख लो ये टाइप के कोलॉइड्स कौन से? विद एग्जांपल इस शानदार टेबल में आपके सामने पेश किया गया है एग्जांपल्स के साथ। ये टाइप के कोलॉइड्स कौन से हो जाएंगे? यहां देखिए डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है, डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है, इसको इसमें डिस्पर्स किया, सोल कैसा मिल रहा होगा? सॉलिड सोल मिल रहा होगा। सॉलिड सॉलिड में डिस्पर्स्ड हो, ऐसे केस में कलर्ड ग्लासेस, जेमस्टोन्स इसके एग्जाम्पल होंगे। ऐसे पत्थर देखे होंगे आपने, कलरफुल पत्थर देखे होंगे, जेमस्टोन्स आपने देखे होंगे, नहीं तो गूगल सर्च करके देख सकते हैं जेमस्टोन्स दिखने में कैसे हैं। कलर्ड ग्लासेस में भी ऐसा ही होता है यार, सॉलिड को सॉलिड में डिस्पर्स किया जाता तब जाकर ये कलर्ड ग्लासेस बनते हैं। तो ये सॉलिड सोल है। आगे देखिए सॉलिड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड में डिस्पर्स किया हो तो इसको हम सोल बोलेंगे। सॉलिड को लिक्विड में डिस्पर्स किया हो सोल बोलेंगे।
पेंट्स, सेल फ्लूइड्स इसके एग्जांपल है। जो पेंट्स होते कितने थिक होते हैं आपने देखा होगा, एशियन पेंट और भी बहुत सारे पेंट है आपने जरूर देखे होंगे। नेरोलैक आपने देखा होगा, तो वहां देखिए काफी थिक लिक्विड होता है, मतलब डिस्पर्स क्या रहता है सॉलिड को किसमें, लिक्विड में। और जो सेल फ्लूइड्स हैं ये भी यार इस टाइप के सोल के एग्जांपल है। आगे देखिए, सॉलिड को गैस में डिस्पर्स किया हो एरोसोल बोलेंगे। तब एरोसोल बनेगा जब जब यार सॉलिड या लिक्विड को गैस में डिस्पर्स किया हो। देखना एक एरोसोल की पॉसिबिलिटी ये भी है, लिक्विड को गैस में डिस्पर्स किया है, सॉलिड को गैस में डिस्पर्स किया हो या लिक्विड को गैस में डिस्पर्स किया हो, एरोसोल बनता है। सॉलिड को गैस में डिस्पर्स किया हो तो इस एरोसोल के एग्जांपल हैं स्मोक, डस्ट। एयर में जब डस्ट पार्टिकल्स होते हैं तो यही तो होता है, सॉलिड डिस्पर्स्ड है किसमें, गैस में। और जो स्मोक है कार्बन पार्टिकल्स हैं जो कि यार एयर में है, तो ऐसे केस में भी इसको हम क्या बोलेंगे, एरोसोल बोलेंगे। कहानी क्लियर है? स्मोक और डस्ट इसके एग्जांपल है। और यहां देखना लिक्विड गैस में डिस्पर्स्ड है, ये भी एरोसोल है। फोग, मिस्ट, क्लाउड, इंसेक्टिसाइड स्प्रे, ये सभी इसके एग्जांपल है। फोग, मिस्ट, क्लाउड, इंसेक्टिसाइड स्प्रे, जहां पर यार गैस लिक्विड में डिस्पर्स्ड है और कोलोइड मिल रहा है, नो टेंशन। आगे देखिए, लिक्विड को सॉलिड में डिस्पर्स करें, सॉलिड ज्यादा है, लिक्विड को सॉलिड में डिस्पर्स करेंगे तो जेल बन जाएगा, जेलीज इसके एग्जांपल है। लिक्विड को सॉलिड में डिस्पर्स किया, सॉलिड ज्यादा है तो क्या बनेगा, जेल बनेगा। चीज, बटर, जेलीज इसके एग्जांपल है। चीज को भी आपने महसूस किया होगा, जेलीज को भी आपने फील किया होगा, महसूस किया होगा, बटर को भी आपने यार टेस्ट किया होगा, महसूस किया होगा। तो आपने क्या देखा, वहां पर सॉलिड फेज ज्यादा है और उसमें यार क्या डिस्पर्स्ड है, उसमें लिक्विड डिस्पर्स्ड है, तो ऐसे केस में जेल बनेगा। और इस जेल के एग्जांपल होंगे चीज, बटर, जेलीज। लिक्विड लिक्विड में डिस्पर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, लिक्विड लिक्विड में डिस्पर्स्ड हो, इसके लिए स्पेशल नाम यूज किया गया, इमल्शन। लिक्विड लिक्विड में डिस्पर्स्ड हो, इसके लिए क्या यूज करेंगे, इमल्शन यूज करेंगे। क्या टर्म यूज होगी, इमल्शन। देखिए इसके एग्जांपल क्या है, मिल्क, हेयर क्रीम इसके एग्जांपल है। और इमल्शन दो टाइप के मिलते हैं, आगे चलकर आप देखेंगे इमल्शन दो टाइप के मिलते हैं, ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल। आगे चलकर आप देखेंगे इमल्शन दो टाइप के। कहानी क्लियर है? लिक्विड लिक्विड में डिस्पर्स्ड है तो इसके लिए स्पेशल टर्म जो यूज होती है दैट इज इमल्शन। और इमल्शन के एग्जांपल क्या है, मिल्क, मिल्क, हेयर क्रीम इसके एग्जांपल है। और दो कैटेगरी में इनको आगे कैटेगराइज किया जाएगा, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। इसके लिए आपको इंतजार करना होगा। आगे देखिए, गैस सॉलिड में डिस्पर्स्ड है, गैस सॉलिड में डिस्पर्स्ड है तब भी सॉलिड सोल मिल रहा होगा, सॉलिड सॉलिड में डिस्पर्स्ड है तब भी सॉलिड सोल। और गैस जब देखना सॉलिड में डिस्पर्स्ड है तब भी क्या मिल रहा होगा, सॉलिड सोल मिल रहा होगा। कहानी क्लियर है? अरे सॉलिड सॉलिड में डिस्पर्स्ड है तब भी सॉलिड सोल, और गैस सॉलिड में डिस्पर्स्ड है तब भी सॉलिड सोल मिल रहा होगा। तो ऐसे सॉलिड सोल के एग्जांपल्स बता दो, प्यूमाइज स्टोन, ठीक है ना, प्यूमाइज स्टोन, फोम रबर, फोम रबर, वो आपने प्रेस किया हुआ फोम रबर को चटर पटर आवाज आती है ना वैसा फोम रबर। और प्यूमाइज स्टोन इसके एग्जांपल, जहां पर यार गैस ट्रैप्ड होती है किसमें, सॉलिड में, गैस को डिस्पर्स किया रहता है किसमें, सॉलिड में। ठीक है, प्यूमाइज स्टोन दिखने में कैसा है, इसको भी आप यार गूगल कर लो, देख लो, मजा आ जाएगा कैसा दिखने में। देखिए गैस लिक्विड में डिस्पर्स्ड हो, गैस लिक्विड में डिस्पर्स्ड हो, लिक्विड ज्यादा है, क्या बनेगा, फोम बनेगा। जब गैस लिक्विड में डिस्पर्स्ड हो तो क्या बनेगा, फोम बनेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए इसके एग्जांपल्स, इसके एग्जांपल्स देखिए, फ्रोथ, विप्ड क्रीम, सोप, लेदर। झाग बनता है जो विप्ड क्रीम को आइसक्रीम के ऊपर अप्लाई किया जाता है, वो सॉफ्ट सॉफ्ट जो क्रीम होती है, ठीक है ना, काफी सारे आइटम्स पर इस क्रीम को लगाया जाता है टेस्ट को इनहेंस करने के लिए, अच्छी फील देने के लिए। तो ये भी इसका एग्जांपल है, जहां पर यार देखना गैस लिक्विड में डिस्पर्स्ड होगी और क्या मिल रहा होगा, फोम मिल रहा होगा। इस प्रकार से शानदार अंदाज में हमने यार फिजिकल स्टेट के बेसिस पर कोलोइड्स को क्लासिफाई कर लिया है। तो आगे चलेंगे, नेचर
ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के बेसिस पर कोलॉइड्स को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो इंटरेक्शन होती है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच, इसके बेसिस पर, इसके आधार पर कोलॉइड्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, लायोफिलिक, लायोफोबिक। लायोफिलिक वर्ड से ही हमें पता चलता है, लायोफिलिक मीन्स लिक्विड लविंग, एंड लायोफोबिक वर्ड के मीनिंग से पता चलता है लायोफोबिक मीन्स लिक्विड हेटिंग। लिक्विड लविंग, लिक्विड हेटिंग। इंटरेक्शन ऐसी है कि डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स एंड डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स की एक दूसरे के लिए एफिनिटी है, ये एक दूसरे के लिए चाहत रखते हैं, अट्रैक्शन रखते हैं, तो ऐसे केस में हम क्या बोल देंगे, ऐसे कोलॉइड लायोफिलिक कोलॉइड्स हैं। ठीक है, ये पार्टिकल एक दूसरे के टुवर्ड्स एफिनिटी रखते हैं, एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन फील करते हैं, तो ऐसे केस में इनको लायोफिलिक बोलेंगे। लिक्विड हेटिंग, नफरत है, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो ऐसे केस में इनको यार लायोफोबिक बोला जाएगा। देखिए, कोलोडियल सोल पार्टिकल्स डायरेक्टली फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग द सब्सटेंस लाइक गम, जिलेटिन, स्टार्च, रबर एटसेट्रा विद सुटेबल डिस्पर्सन मीडियम आर कॉल्ड लायोफिलिक सोल। अगर डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स के एक दूसरे के लिए एफिनिटी है, चाहत है, तो ऐसे केस में यार इनको मिक्स करने से कोलोडियल सोल मिल जाएगा। जैसे गम, जिलेटिन, स्टार्च, रबर को सुटेबल डिस्पर्जन मीडियम में मिक्स किया जाएगा, कोलोडियल सोल मिल रहा होगा, तो ये क्या होंगे, लिक्विड लविंग है तो क्या होंगे, लायोफिलिक होंगे। वहीं दूसरी तरफ लायोफोबिक, लिक्विड हेटिंग, substances like metals, their sulfides when simply mixed with the dispersion medium do not form colloidal soul। जैसे कि मेटल, सल्फाइड, इनको यार किसी मीडियम में मिक्स करते हैं तो ऐसे केस में सोल नहीं बनता, ये लिक्विड हेटिंग है। अगर सोल नहीं बनता तो फिर क्या लायोफोबिक सोल नहीं बनाए जाएंगे? अरे मैं कहां मना कर रहा हूं कि लायोफोबिक सोल नहीं बनाए जाएंगे, लेकिन मैं आपको बस इतना अंदेशा दे रहा हूं कि लायोफोबिक सोल को बनाने के लिए सुटेबल टेक्निक्स को यूज करना होगा। नॉर्मली नहीं बनेंगे, डायरेक्टली मिक्सिंग से नहीं बनेंगे, कुछ सुटेबल टेक्निक्स हमें यूज करनी होंगी। और ये टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, इनको हम जानेंगे आगे चलकर। अब एकदम से सारी चीजें तो मैं आपको नहीं सिखा सकता, इसके लिए तो हमें यार स्टेप बाय स्टेप आगे चलना होगा। कुछ वक्त के बाद प्रिपरेशन ऑफ कोलोडियल सोल में मैं आपको सिखा रहा हूंगा ये सारी सुटेबल टेक्निक, जिनको अप्लाई करने से लायोफोबिक सोल बनाने में भी हम यार कैपेबल होंगे। ये सारी टेक्निक क्या है, इसके लिए आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। फिलहाल नजरें स्क्रीन पर होनी चाहिए। लायोफोबिक और लायोफिलिक के डिफरेंसेस की बात करनी है। एनसीईआरटी बुक में तो यार ये डिफरेंस मेंशन नहीं किए गए हैं, लेकिन मैं आपको ये सारे डिफरेंस बताना चाहूंगा। जल्दी से इस टेबल को नोट कर लो, वीडियो को पॉज कर लो, टेबल को आप नोट कर लो। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। और मैंने यार कॉन्ट्रास्ट को भी चेंज कर दिया, मुझे लगता है ये टेबल आपको यार ज्यादा क्लियर होगी। अब देखिए पॉइंट नंबर 1, 1 बाय 1 इन सारे पॉइंट को अंडरस्टैंड किया जाए। पॉइंट नंबर 1 आपके सामने है। पॉइंट नंबर 1 में हम यहां लायोफोबिक सोल की बात कर रहे होंगे। लायोफोबिक का मतलब आप जानते हैं लिक्विड हेटिंग है ये। अगर लिक्विड हेटिंग है तो आसानी के साथ नहीं बनेंगे। कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इजीली, आसानी से नहीं बनेंगे। ठीक है, तो क्या करना होगा, सम सुटेबल टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड, कुछ टेक्निक्स को हमें यूज करना होगा। लायोफिलिक लिक्विड लविंग है, कैन बी इजिली प्रिपेयर्ड बाय शेकिंग एंड वॉर्मिंग द सब्सटेंस विद सोलवेंट। आसानी के साथ इनको यार मिक्स करने पर ये बन जाएंगे। ये ज्यादा स्टेबल, एक दूसरे के लिए एफिनिटी रखते हैं। डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्जन मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के लिए एफिनिटी रखते हैं। दीज आर मोर स्टेबल। स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो दीज आर लेस स्टेबल। ये लिक्विड हेटिंग है, डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल आसानी के साथ डिस्पर्जन मीडियम में मिक्स नहीं होंगे। लिक्विड हेटिंग है तो ऐसे केस में सुटेबल टेक्निक्स यूज करने होंगे, तो लेस स्टेबल है। लिक्विड हेटिंग है तो क्या बोल देंगे, लेस स्टेबल है। रिवर्सिबिलिटी की बात करें, दीज आर इरिवर्सिबल। ये सुटेबल टेक्निक से बनेंगे, जैसे कि केमिकल रिएक्शन, उनको रिवर्स करना आसान नहीं होगा, लेकिन ये तो यार डायरेक्ट मिक्सिंग से बन रहे होंगे, ये रिवर्सिबल हो। इनको आसानी से अलग भी किया जा सकता है और मिक्स करने पर बन भी जाएंगे, तो कोई टेंशन नहीं है। दीज आर रिवर्सिबल। विस्कोसिटी की बात करेंगे, विस्कोसिटी इज नियरली सेम एज दैट ऑफ सोलवेंट। यहां विस्कोसिटी में कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ रहा होगा। जो विस्कोसिटी मीडियम की है वही विस्कोसिटी यार
ऐसे कोलोडियल सोल की मिल रही होगी। यहां देखना, विस्कोसिटी इज मच हाइयर देन दैट ऑफ सोलवेंट और डिस्पर्जन मीडियम। यहां विस्कोसिटी ज्यादा हो जाएगी। पार्टिकल्स की एक दूसरे के लिए एफिनिटी है, और विस्कोसिटी कब ज्यादा मिलती है? एक दूसरे के लिए पार्टिकल्स की एफिनिटी है, डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स एंड डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स में क्या है यार? एफिनिटी है। अगर एफिनिटी एक दूसरे के लिए, तो विस्कोसिटी कब ज्यादा मिलती है? विस्कोसिटी तब ज्यादा मिलती है जब यार इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ज्यादा है। अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स तो यार लायोफिलिक के केस में ज्यादा होगी। कहानी क्लियर है? आगे देखिए, सरफेस टेंशन विस्कोसिटी से रिलेटेड, जहां पर विस्कोसिटी ज्यादा होगी सरफेस टेंशन कम होगी, सरफेस टेंशन कम होगी। ये फिनोमिना आपने यार फिजिक्स में, फ्लूइड मैकेनिक्स में जरूर अंडरस्टैंड किया होगा। सरफेस टेंशन क्या एक्सप्रेस करती है? सरफेस टेंशन एक्सप्रेस करती है कि सरफेस के मॉलिक्यूल्स कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर विस्कोसिटी ज्यादा है, अगर ये लेयर्स थिक है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कम फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, मतलब सरफेस टेंशन कम होगी। विस्कोसिटी ज्यादा, सरफेस टेंशन कम होगी। इनकी सरफेस टेंशन कम होगी और इनकी सरफेस टेंशन देखना यार ऑलमोस्ट सेम होगी। पार्टिकल्स की एक दूसरे के लिए एफिनिटी नहीं है। सरफेस टेंशन ऑफ कोलोडियल सोल इज ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ सोलवेंट और डिस्पर्जन मीडियम। यहां देखिए पॉइंट नंबर 6 देखिए, दीज आर लेस सोलवेटेड, दीज आर लेस सोलवेटेड। सोलवेंट इनके पार्टिकल्स के चारों तरफ ज्यादा नहीं होगा। दीज आर हाईली सोलवेटेड, इनके पार्टिकल्स के चारों तरफ सोलवेंट ज्यादा होगा, क्योंकि पार्टिकल की और मीडियम के पार्टिकल्स की एक दूसरे के लिए एफिनिटी है। डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स और डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स की एक दूसरे के लिए एफिनिटी है। तो ये डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल है, इसके चारों तरफ यार मीडियम के ज्यादा पार्टिकल्स मिल रहे होंगे, इंटरेक्शन होगी। एफिनिटी है तो इंटरेक्शन होगी, इंटरेक्शन होगी तो बोल देंगे, जिसकी वजह से ये हैवीली सोलवेटेड है, मतलब सोलवेंट इसके चारों तरफ देखना इस प्रकार से इकट्ठा हो गया है। हैवीली क्या है? सोलवेटेड है। ज्यादा इंटरेक्शन मिल रही है तो हम क्या बोल देंगे? हैवीली सोलवेटेड है। मामला क्लियर है? और यहाँ इंटरेक्शन नहीं होती तो आप क्या बोल देंगे? दीज आर लेस सोलवेटेड। यहाँ सोलवेंट पार्टिकल के चारों तरफ इस प्रकार से इंटरेक्शन नहीं बना रहा होगा तो लेस सोलवेटेड आप बोल देंगे। चार्ज की बात करें, इन पार्टिकल्स को यार सुटेबल टेक्निक से बनाया जाएगा। उस टेक्निक के दौरान चार्ज ये पार्टिकल्स यार कैरी करने लग जाएंगे। पार्टिकल्स कैरी कैरेक्टरिस्टिक चार्ज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर इनको किसी सुटेबल टेक्निक से बनाया जाएगा, उस टेक्निक से जब इनको बना रहे होंगे तो इनके सरफेस पर यार चार्ज मिल रहा होगा। चार्ज आने के क्या क्या रीजन है ये हम आगे चलकर जान रहे होंगे, अभी आप टेंशन मत लें। क्या देखिए, यहां चार्ज हो भी सकता है, दिस पार्टिकल्स हैव लिटिल चार्ज और नो चार्ज। हाँ, इनको तो नॉर्मली मिक्स करने से बनाते हैं। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम में पार्टिकल्स को यार मिक्स करना होता है, ये तो मिक्स करने से बनते हैं। तो हो सकता है इनके ऊपर कोई चार्ज ना हो सकता है चार्ज कहीं से आ जाए। हाँ, चार्ज आ भी सकता है और चार्ज नहीं भी हो सकता है, दोनों ही पॉसिबिलिटी होगी इस केस में। लेकिन यहां देखिए, जिस टेक्निक से लायोफोबिक सोल्स को बनाया जाएगा उस टेक्निक से यार जरूर इनके ऊपर चार्ज आने की पॉसिबिलिटी रहेगी, और चार्ज आएगा तो या तो पॉजिटिव चार्ज मिल रहा होगा या फिर नेगेटिव चार्ज मिल रहा होगा। विजिबिलिटी की बात की जाए, दीज पार्टिकल्स कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की मदद से इन पार्टिकल्स को देखा जा सकता है। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप, इनको माइक्रोस्कोप की मदद से यार नहीं देखा जाएगा। कहानी क्लियर हुई? इनको माइक्रोस्कोप की मदद से नहीं देखा जाएगा, इनको माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाएगा। मतलब लायोफोबिक सोल के जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल से रिलेटिवली क्या होंगे? बड़े होंगे, तो माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा, कोई टेंशन नहीं। ये छोटे होंगे, इनके रिलेटिव में छोटे होंगे तो नहीं देखा जाएगा। आगे बात की जाए, कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। पार्टिकल्स के एग्रीगेशन होने को हम क्या बोल देंगे? कोएगुलेशन हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया। तो प्रेसिपिटेशन और कोएगुलेशन किसका आसान होगा? दीज आर प्रेसिपिटेटेड बाय लो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ये चार्ज कैरी करते, जिसकी वजह से यार थोड़ा सा भी इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो यार ये एग्रीगेट कर जाएंगे, इनका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। लेकिन यहां देखिए,
इनके ऊपर चार्ज या तो नहीं मिलता है या कम मिलता है, तो ऐसे केस में प्रेसिपिटेटेड बाय हाई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इनके लिए ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। इनके ऊपर चार्ज तो मिलता नहीं है या मिलता है तो कम मिलता है, तो ऐसे केस में ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट डालना होगा, तब जाकर एग्रीगेशन हो पाएगा। यहाँ पहले से चार्ज है, कोई अपोजिट चार्ज डाल देंगे तो ऐसे केस में एग्रीगेशन हो जाएगा, मतलब प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। टिंडल इफेक्ट, यहाँ देखिए पार्टिकल्स इनके रिस्पेक्ट में बड़े हैं तो ज्यादा स्कैटरिंग होगी या स्कैटरिंग कम होगी, मोर स्कैटरिंग लेस स्कैटरिंग। स्कैटरिंग की क्या कंडीशन आगे चलकर हम देखते हैं। माइग्रेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके ऊपर चार्ज मिलता है तो माइग्रेट होंगे, हाँ माइग्रेशन टूवर्ड्स एनोड और कैथोड डिपेंडिंग ऑन द चार्ज। हाँ एनोड कैथोड का भी एक पर्टिकुलर चार्ज होता है, एनोड पॉजिटिवली चार्ज है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज है। तो देखिए एनोड की तरफ कौन सा चार्ज मूव कर पाएगा, अगर चार्ज होगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज एनोड और ये कैथोड है, एनोड की तरफ कौन सा चार्ज मूव कर पाएगा, कैथोड की तरफ कौन सा चार्ज मूव कर पाएगा। अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, कोलोइडल पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज है तो प्लस प्लेट की तरफ मूव कर रहा होगा, एनोड की तरफ मूव कर रहा होगा। अगर यार कोलोइडल पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज हैं तो माइनस प्लेट की तरफ ये मूव कर रहे होंगे, ठीक है। या अगर चार्ज नहीं हुआ तो मूवमेंट नहीं होगी। लायोफिलिक के केस में ऐसा हो सकता है चार्ज ना हो या कम चार्ज, या तो मूवमेंट कम होगी, लेस मूवमेंट होगी, और मे नॉट माइग्रेट या फिर माइग्रेट नहीं कर रहे होंगे। जनरल एग्जांपल्स की बात की जाए, मोस्टली इनऑर्गेनिक नेचर, इनऑर्गेनिक नेचर के जो कोलोइडल पार्टिकल्स होंगे लायोफोबिक होंगे, मोस्टली ऑर्गेनिक नेचर ये लायोफिलिक होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप नोट करना चाहें, गम, जिलेटिन, स्टार्च, रबर, जो ऑर्गेनिक नेचर के हैं ये देखिए इस कैटेगरी में लायोफिलिक की कैटेगरी में, और जो यार इनऑर्गेनिक नेचर के हैं मेटल्स, देयर सल्फाइड्स, ये देखिए लायोफोबिक की कैटेगरी में। तो लिक्विड लविंग, लिक्विड हेटिंग के बारे में इस प्रकार से हमने यार ढेर सारे डिफरेंसेस की बात कर ली है, और ये मायावी टेबल आपके सामने है। ये सारी तमाम बातें हमने यार इस मायावी टेबल में डिस्कस कर ली हैं। उम्मीद आपने भी यार पूरी अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश की होगी। वैसे मेरी तरफ से तो मैंने पूरी एनर्जी लगा दी है, पूरी जान फूंक दी है, आपने भी पूरी एनर्जी लगा दी होगी। अब देखिए यार क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। कोलोइड्स को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स के टाइप के बेसिस पर कोलोइड्स को यार 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। मल्टी मोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर, एसोसिएटेड कोलोइड्स, ये होंगी 3 कैटेगरी जिनमें यार कोलोइड्स को क्लासिफाई किया गया है। ध्यान से देखिए ये क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। इससे पिछली क्लासिफिकेशन क्या थी, नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। इससे पिछली क्लासिफिकेशन क्या थी, फिजिकल स्टेट के बेसिस पर, फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। इससे पहले ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। कंफ्यूज नहीं होना है, ये सारी क्लासिफिकेशन आपको क्लियर होनी चाहिए, और ये वाली क्लासिफिकेशन यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, कोलोइड्स आर क्लासिफाइड एज मल्टी मोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर, और एक खास किस्म का कोलोइड है, चमत्कारी कोलोइड है, एसोसिएटेड कोलोइड। चमत्कार से कम नहीं है ये, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। बात करते हैं पहले मल्टी मोलिकुलर की। मल्टी मोलिकुलर के केस में देखिए क्या होगा, ऑन डिसोल्यूशन, डिसोल्व करने पर ए लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और स्मॉलर मोलिक्यूल एग्रीगेट टुगेदर, गुच्छा बन जाएगा, टू फॉर्म स्पीसीज हैविंग साइज इन कोलोइडल रेंज। इस प्रकार से गुच्छा बनेगा, जो नए स्पीसीज मिल रहे होंगे गुच्छा बनाने के बाद, इनका साइज यार 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच लाई कर रहा होगा। नए स्पीसीज का मतलब जो एग्रीगेट मिल रहे होंगे उनकी बात कर रहा हूं, उनका साइज 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच मिल रहा होगा। द स्पीसीज दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड मल्टी मोलिकुलर कोलोइड्स। ये कोलोइडल रेंज में लाई कर रहे होंगे, इसलिए हम इनको क्या बोल देंगे, इनको कोलोइड्स बोल देंगे। और इस पर्टिकुलर टाइप के कोलोइड को हम क्या बोलेंगे, मल्टी मोलिकुलर कोलोइड। एग्जांपल के लिए गोल्ड सोल, गोल्ड के एटम एग्रीगेट बनाएंगे कोलोइडल रेंज में लाई करेंगे, ऐसे केस में मल्टी मोलिकुलर कोलोइड मिल रहा होगा। और भी काफी सारे मेटल सोल इसके एग्जांपल हो जाएंगे।
सल्फर सोल कंसिस्टिंग ऑफ S8 मॉलिक्यूल्स, जी हां, सल्फर सोल जिसमें यार S8 मॉलिक्यूल होंगे, कंटेनिंग 1000 और मोर देन S8 सल्फर मॉलिक्यूल, जी हां, हजारों S8 मॉलिक्यूल्स होंगे जिसमें, उसको सल्फर का कोलोडियल सोल बोल देंगे। जहां सल्फर एटम, सल्फर मॉलिक्यूल्स यार एग्रीगेट हुए होंगे, गुच्छा बना होगा, जिसकी वजह से कोलोडियल रेंज में आए होंगे। तो इस प्रकार से जब भी पार्टिकल्स के, मॉलिक्यूल्स के एग्रीगेट होने से यार कोलोडियल सोल बना है और पार्टिकल 1 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर की इस रेंज के डायमीटर में लाई कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आप क्या बोल देंगे? आप बोल देंगे यार ये मल्टी मोलिकुलर कोलोइड है। एग्रीगेट होने से पार्टिकल बने होंगे, तो उस केस में आप ऐसे कोलोइड को यार मल्टी मोलिकुलर बोल देंगे, कोई टेंशन नहीं है। गोल्ड सोल, सल्फर सोल इसका एग्जांपल है। गोल्ड के एटम एग्रीगेट बनाएंगे, सल्फर के एटम एग्रीगेट बनाएंगे, तो कोलोइडल रेंज में लाई कर रहे होंगे। मैक्रो मोलिक्यूल, नाम से ही पता चल रहा है, नाम ही काफी है, नाम से ही पता चल रहा है। भारी भरकम मोलिक्यूल्स, जैसे पॉलीमर में आपने देखे थे, आपने बायो मोलिक्यूल्स में भारी भरकम मोलिक्यूल देखे थे, मैक्रो मोलिक्यूल्स की हमने बात की थी। तो मैक्रो मोलिक्यूल्स इन सुटेबल सॉल्वेंट्स form solution in which size of macromolecules may be in colloidal range. भारी भरकम molecules, macromolecules in suitable solvent or dispersion medium form solution colloidal sol in which size of macromolecules may be in colloidal range, मतलब डायमीटर होगा 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच। Then such type of system are called macromolecular colloids. बड़े बड़े मॉलिक्यूल जब यार किसी सुटेबल मीडियम में डिसोल्व होंगे, तो ऐसे केस में मैक्रो मोलिकुलर कोलोइड्स मिल रहे होंगे। ऑलरेडी उनके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर वाली रेंज के अंदर लाई कर रहा होगा, तो कोलोइड होंगे। किस टाइप के कोलोइड होंगे? मैक्रो मोलिकुलर कोलोइड होंगे। इनके एग्जांपल्स को देखना चाहते हैं, देखिए स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, एंजाइम्स, ये सारे मैक्रो मोलिकुलर कोलोइड बना रहे होंगे। ये तो नेचुरली अकरिंग है। मैन मेड मैक्रो मोलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। नेचुरली अकरिंग मतलब जो नेचर में मिलते हो, और मैन मेड जिनको यार हम लेबोरेटरी में बना सकते हो, ऐसे ही मैक्रो मोलिक्यूल्स भी हैं जो कोलोइडियल सोल बनाएंगे, जैसे पॉलीथीन, नाइलॉन, पॉलीस्टायरीन, सिंथेटिक रबर, ये मैन मेड होंगे। और नेचुरली अकरिंग देखिए स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, एंजाइम्स, ऐसे मैक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि डिसोल्व करने पर, सुटेबल डिस्पर्जन मीडियम में डिसोल्व करने पर कोलोइडियल रेंज में लाई कर रहे होंगे। जल्दी से नोट कर लो इसको, एग्जांपल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जांपल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, पूछ रखा हो ये किस टाइप का कोलोइड है। मल्टी मोलिकुलर हो गया जहां पार्टिकल्स एग्रीगेट कर रहे हो, जहां पार्टिकल्स ऑलरेडी कोलोइडियल रेंज में लाई कर रहे हो, बस सुटेबल डिस्पर्जन मीडियम में मिक्स करने की देरी है। ऐसे केस में मैक्रो मोलिक्यूल्स होंगे और उनके साइज यार कोलोइडियल रेंज में लाई कर रहे होंगे, तो उनसे बनने वाले कोलोइड को हम मैक्रो मोलिकुलर कोलोइड बोल देंगे। ये चमत्कारी कोलोइड है, एसोसिएटेड कोलोइड, ये जादुई कोलोइड है। जादुई कोलोइड कैसे है? इनको मिसेल्स भी बोलते हैं। जादुई कोलोइड इस प्रकार से हैं, देयर आर सम सब्सटेंसेस, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं विच एट लो कंसेंट्रेशन बिहेव लाइक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स। ये जादुई कोलोइड इस प्रकार से हैं, कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो लो कंसेंट्रेशन पर बिहेव करते हैं नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह, मतलब डिसोसिएट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का क्या काम है? पानी में डालेंगे डिसोसिएट हो जाएंगे। देयर आर सम सब्सटेंसेस व्हिच एट लो कंसेंट्रेशन बिहेव लाइक इलेक्ट्रोलाइट, बट एट हायर कंसेंट्रेशन दे एग्जिबिट कोलोइडियल बिहेवियर। लेकिन ज्यादा कंसेंट्रेशन पर ये कोलोइडियल बिहेवियर एग्जिबिट कर रहे होंगे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स बनाने की वजह से हायर कंसेंट्रेशन पर यार ये कोलोइडियल बिहेवियर एग्जिबिट कर रहे होंगे। ठीक है, द एग्रीगेटेड पार्टिकल्स दस फॉर्म्ड आर कोल्ड मिसेल्स। हायर कंसेंट्रेशन पर ऐसा क्या होगा, करेंगे इसके बाद। यार एग्रीगेट बना रहे होंगे और एग्रीगेट बनाने से जो कोलोइड बने हैं, जो कोलोइडियल पार्टिकल्स बने हैं, दीज आर कोल्ड मिसेल्स। काफी बार तो ये क्वेश्चन आया मिसेल क्या है भैया? ऐसे जादुई पार्टिकल्स हैं जो कि यार लो कंसेंट्रेशन पर इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन कंसेंट्रेशन बढ़ा देंगे कोलोइडियल बिहेवियर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा कोलोइडियल बिहेवियर? क्योंकि एग्रीगेट बना लेंगे, गुच्छा बन जाएगा, इकट्ठे हो जाएंगे। कहानी क्लियर है?
द एग्रीगेटेड पार्टिकल्स दस फॉर्म्ड, जो एग्रीगेट अब बने होंगे इन एग्रीगेटेड पार्टिकल्स को क्या बोल देंगे, इनको मिसेल्स बोल देंगे, मिसेल्स बोलते हैं। These are named as associated colloids. These are also named as associated colloids. मिसेल्स तो बोलते ही हैं, इनके साथ में इनको एसोसिएटेड कोलोइड्स भी बोलते हैं। चमत्कारी कोलोइड्स, जादुई कोलोइड्स को क्या बोल देंगे, इनको यार एसोसिएटेड कोलोइड्स बोल देंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात और नोट कर लो, द फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएटेड कोलोइड्स और मिसेल टेक्स प्लेस अबव ए पर्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर, TK। जो मिसेल फॉर्मेशन है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर हुआ तभी हो पाएगी, ऐसे टेम्परेचर को क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं। एंड अबव ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन कॉल्ड CMC, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। ध्यान से सुनिए मेरी बात, द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल टेक्स प्लेस अबव ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर से ऊपर ही पार्टिकल्स का गुच्छा बन पाएगा, इस प्रकार से पार्टिकल्स का गुच्छा बन पाएगा। एक कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन होने पर ही पार्टिकल्स का इस प्रकार से गुच्छा हो पाएगा, बन पाएगा, और इस गुच्छे को मिसेल बोलते हैं और एसोसिएटेड कोलोइड बोलते हैं। जिस कंसंट्रेशन से ऊपर ये देखिए ये गुच्छा बनना पॉसिबल होगा, दैट कंसंट्रेशन इज कॉल्ड क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। अबव ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन फॉर्मेशन ऑफ मिसेल टेक्स प्लेस, दैट कंसंट्रेशन इज कॉल्ड CMC, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। Above a particular temperature, that temperature is called Kraft temperature, TK। हाँ, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर होना चाहिए, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से ऊपर कंसंट्रेशन, ज्यादा कंसंट्रेशन होनी चाहिए, इसको क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन बोलते हैं और टेम्परेचर को क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं। मामला क्लियर है। लो कंसंट्रेशन पर इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहे होंगे, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं, और जो हाई कंसंट्रेशन पर इस प्रकार से गुच्छा बना रहे होंगे, और इसे बोला जाएगा मिसेल और एसोसिएटेड कोलोइड, एसोसिएटेड कोलोइड, एसोसिएटेड कोलोइड बोलेंगे इसको। इन जादुई कोलोइड्स के बारे में, इन चमत्कारी कोलोइड्स के बारे में काफी ज्यादा डिटेल हमें जाननी होगी। ये डिटेल मैं आपको बताऊंगा, क्यों बनेगा गुच्छा, लो कंसंट्रेशन पर इलेक्ट्रोलाइट कैसे हैं, कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ये तमाम बातें हमारी होंगी, ठीक है। और उसके बाद ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी हम अपना दमखम आजमा रहे होंगे। देख लो, ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमें करने होंगे डिस्कस। यानी ये कोलोइड का आज हमारा बिल्कुल बेसिक लेक्चर था, जिसमें हमने कोलोइड क्या है, कौन कौन सी क्लासिफिकेशन हमारे सिलेबस में है, तो इस नए दौर में सारी चीजें हमने जान ली हैं। तो इसी के साथ आज हम इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में ढेर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, जहां पर हम एसोसिएटेड कोलोइड्स को तो डिस्कस कर ही रहे होंगे, साथ में यार हम आगे चलकर क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप और डिटर्जेंट को जान रहे होंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड्स को जान रहे होंगे, और इस प्रकार से इस चैप्टर को पैक कर रहे होंगे। इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो, कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताइएगा। आप लोगों की वोटिंग के बेसिस पर मैं यार नए चैप्टर को स्टार्ट कर लूंगा। वैसे मैंने प्लानर में आपको आइडिया दे रखा है कि इसके बाद कौन से चैप्टर्स को स्टार्ट करना चाहिए, कैसे हमें आगे मूव करना चाहिए, उसका मैंने आपको आइडिया दे ही दिया। बट फिर भी आप चाहते नहीं सर ये वाला चैप्टर पहले स्टार्ट होना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय रख सकते हैं, क्योंकि आपके स्कूल में एग्जाम होंगे। वो मैं जानता नहीं हूं कि आपके स्कूल में यार फिलहाल कौन सा चैप्टर चल रहा है। मैक्सिमम स्टूडेंट जैसा बोलेंगे वैसा होगा, आप कुछ नहीं बोलेंगे तो फिर जो मैंने सोच रखा वो तो होगा ही। ठीक है, तो यार क्लास नोट्स आप बना लीजिएगा और इसके साथ साथ में रिवीजन करते रहिएगा। जल्द ही मैं प्रैक्टिस शीट भी आपकी अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। अपने टेलीग्राम चैनल का नेम ये है रसायन लीला। रसायन लीला, तेरा ध्यान किधर है, रसायन लीला किधर है। इसके अलावा एक और टेलीग्राम चैनल है केमिस्ट्री ऑफिशियल, इसको भी जल्दी से ज्वाइन कर लो, केमिस्ट्री ऑफिशियल। ठीक है, जल्द ही फोन नंबर भी आपको मिल रहा होगा। इंस्टाग्राम लिंक और फेसबुक लिंक भी मैं जल्द ही अपडेट कर दूंगा। ये आप चैनल के अबाउट में जाकर आप देख सकते हैं, कुछ दिन के बाद देख सकते हैं, 1 और 2 दिन के बाद आप देखेंगे तो आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए काफी सारी बातें हमारी हो गई हैं। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप खूब सारा अपना ख्याल रखिए
और धमाकेदार अंदाज में रिवीजन करते रहिए, नोट्स बनाइए और यार जो भी बुक आपके पास है उससे प्रैक्टिस कर लीजिए और टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।